नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पिछले 20 दिनों से यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके कुनबे से जुड़ी तमाम कहानियाँ देखने, सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। अतीक के मूत्र से शुरू हुआ यह सिलसिला उसकी और उसके भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हुई हत्या के बाद से अब तक जारी है। इस दरमियान उसके कुत्तों की क्या हालत है यह भी हमको बताया गया। कुत्ते किस हाल में हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, उनकी देखभाल करने वाला किस हाल में है, वो कहाँ है, कौन है, ये सब हमको बताया गया। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसकी यूपी पुलिस को तलाश है, उससे जुड़ी कहानियाँ भी बताई गई। योगी जी की पुलिस अभी तक शाइस्ता के पास तक नहीं पहुंच पाई है। इस बीच शाइस्ता ने कथित तौर पर योगी जी को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया है कि यूपी सरकार के एक मंत्री उसके परिवार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये तमाम खबरें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिल रही हैं। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने लिखा है कि शाइस्ता का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उधर दैनिक भास्कर के हवाले से यह खबर है कि लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सनसनीखेज बयान दिया है और ये कहा है कि अतीक को समाजवादी पार्टी ने मरवाया है। भास्कर के अनुसार गुर्जर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने शाइस्ता परवीन के साथ मिलकर अतीक की हत्या करवाई है। अतीक के पास कई ऐसे राज थे कि समाजवादी पार्टी ख़त्म हो जाती, एक्सपोज हो जाती। दोस्तों, यूपी और असम के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह जी ने इस मुद्दे पर, माने अतीक अहमद की हत्या के बाद, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने तफसील के साथ बताया है कि सिस्टम की क्या स्थिति है और ख़ासकर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका क्या हाल हो गया है। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कई टिप्पणियां की हैं। मैं उस आर्टिकल के जो प्रमुख अंश हैं उनका अनुवाद आपको बताता हूं कि उन्होंने लिखा क्या है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिंह साहब ने इसमें 1993 में बनाई गई एन वोरा कमेटी की फाइंडिंग्स और उसकी सिफारिशों का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस कमेटी ने पाया कि माफिया का नेटवर्क समानांतर सरकार चला रहा है और सरकार के तमाम औजारों को, माने संस्थाओं को, उसने अप्रासंगिक बना दिया है। कमेटी की सिफारिशों पर संसद में गर्मा गर्म बहस भर कर ली गई या हो गई और इसके अलावा एक्शन कुछ नहीं हुआ, केवल बहस हो गई पार्लियामेंट में। इस कमेटी की जो सिफारिशें थी उन पर कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा धीरे धीरे पुलिस और ब्यूरोक्रेसी माफिया के साथ परस्पर मुनाफे वाले रिश्ते का हिस्सा बन गए। माने ये जो दो इंस्टीट्यूशन हैं, कह लीजिए ये जो दो एजेंसियां हैं, कार्यपालिका की एक पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों जो है माफिया के परस्पर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उन्होंने हिस्सेदारी कर ली, साँठ-गाँठ कर ली, नेक्सस बन गया। अब इसमें आगे लिखा है सिंह साहब ने अपने आर्टिकल में कि कड़वी सच्चाई यह है कि यदि हम अपराधियों, राजनेताओं और सरकारी मुलाजिमों या नौकरशाहों का नेक्सस, माने गठजोड़ नहीं तोड़ते हैं, यदि हम विधानसभाओं और संसद में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाते और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ओवरहालिंग नहीं करते व बाहरी दबावों से पुलिस को मुक्त नहीं रखते, तो हालत सिवाय और बदतर होने के कुछ नहीं होने वाला है। सिंह साहब के इस आर्टिकल में अंत में उन्होंने लिखा है कि काफ़ी पहले 2003 में
जस्टिस वीएस मलिमथ ने हमको चेताया था कि आपराधिक न्याय प्रणाली माने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम असल में कोलैप्स कर रहा है। तो उनका सवाल है सिंह साहब का कि क्या इसमें सुधार के लिए कदम उठाए गए? क्या किसी को पुलिस सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने की चिंता है? आपको बता दें कि पद्मश्री प्राप्त प्रकाश सिंह जी ने पुलिस सुधारों के लिए बड़ा काम किया है, लंबी लड़ाई लड़ी है। अपने इस आर्टिकल में उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो मौजूदा हालत है उसका भी एक नमूना बताया है कि कितना डिले होता है चीज़ों में। उन्होंने लिखा है इसमें कि अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ 54 मुकदमे अभी भी अंडर ट्रायल हैं और उनमें एक मुकदमा हत्या का है 1979 का। माने क्या हालत है आप देखिए। इस आर्टिकल में सिंह साहब ने यह भी लिखा है कि दुर्भाग्य से योगी आदित्यनाथ समर्पित अफसरों की सुसंगत एकजुट टीम बनाने में नाकामयाब रहे हैं। दोनों भाइयों की सुरक्षा माने अतीक अहमद और अशरफ की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ पता ही नहीं था। वे माने उनको देख के लगा कि पुलिस अफसरों की वो बिल्कुल नावाकिफ़ थे और हक्के बक्के रह गए थे। उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत बेहद असंतोषजनक थी। जो कुछ हुआ वो टालने योग्य और दुर्भाग्यपूर्ण था। और सिंह आगे लिखते हैं इसमें कि हालांकि अभी यह आरोप लगाना अन्यायपूर्ण होगा कि राज्य की पुलिस की इस कांड में मिली भगत थी। सिंह साहब का यह भी मानना है कि यदि पुलिस सुधार नहीं किए गए और पुलिस कॉलोनियल मॉडल पर ही काम करती रही तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है या लोकतांत्रिक प्रणाली है वो ख़त्म हो जाएगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद ही मन में कई सवाल आते हैं। मसलन एक तरफ ये कहा जाता है कि यूपी में अपराधी या तो प्रदेश छोड़ जाता है या फिर वो ऊपर उठ जाता है। साफ सवाल ये पैदा होता है कि अतीक अहमद 2017 से यूपी और की जेलों में रहा और 2019 में उसको फिर साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया। हर जगह से उसके गोरख धंधे चालू रहे। देवरिया की जेल में उसने 2 अलग अलग व्यक्तियों को अपने गुर्गों से बुलवाया वहाँ जेलों में, उनके साथ मारपीट की, उनकी पिटाई की, उन पर आर्डी डाली, पैसे वसूल किए, उसका धंधा चलता रहा। साबरमती जेल से उसने लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को व्हाट्सएप पर एक संदेश लिखा, धमकी भरा, 5 करोड़ रुपए की मांग की। और आप हैरत की बात यह है कि 80 लाख रुपए उसका जो बेटा है, अतीक का बेटा था, माने उसको भी एनकाउंटर में मार दिया यूपी पुलिस ने, तो उसको 80 लाख रुपए दे भी दिए। अब सवाल ये उठता है कि जेल से वो सब ये करता रहा। साबरमती जेल कहाँ है साहब, किस राज्य में है और वहाँ सरकार किस पार्टी की है? सवाल बहुत सारे हैं। मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये बताती हैं कि अतीक की नेटवर्थ करीब 12,000 करोड़ रुपए की है और कई अज्ञात और बेनामी संपत्तियां भी हैं। किस किस के नाम पर उसकी संपत्तियां होंगी ये किसी को पता नहीं है या केवल अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। काफ़ी दौलत थी, उसका कनेक्शन हिंदुस्तान में, भारत में ही नहीं, पाकिस्तान, अबू धाबी और दूसरे मुल्कों तक उसका संपर्क फैला हुआ था। उसने कई आतंकवादी संगठनों से भी अपने संबंध के बारे में उन्हें मीडिया में इस तरह की खबरें बताया था। सवाल तो और भी हैं, जैसे अतीक और उसके भाई की हत्या करने वाले तीनों लड़कों की इस बात पर कितना भरोसा किया जाए कि वे पॉपुलर होने के लिए अतीक की हत्या करना चाहते थे। अगर यूपी में कानून का राज है तो इन लड़कों की पुलिस अभिरक्षा में अतीक और उसके भाई की हत्या करने की हिम्मत कैसे हुई? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। माने उनने ये सोचा कैसे कि वो भविष्य के अतीक बनने वाले हैं? माने उन्होंने ताक पर रखा लॉ एंड ऑर्डर को
और उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, परवाह नहीं की, डरे नहीं वो। ये सब सवाल हैं। ये कौन तैयार करता है अतीकों को या विकास दुबे को? तेरा अतीक, मेरा अतीक, क्या है ये जो सूचियां वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, ये क्यों होती हैं? क्यों नियत पर संदेह किया जाता है? सवालों का सिलसिला रुका नहीं है। सवाल हैं, आखिर किसके संरक्षण में बनते हैं ये माफिया, डॉन? क्या इसके लिए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? क्यों हम लोग तालियां बजाते हैं जब ये इस तरह की मुठभेड़ें होती हैं, हत्या होती है, अपराधियों की, जाहिर है अपराधियों की हत्या होती है तो हम लोग खुश होते हैं। आपको याद होगा कि जब तेलंगाना में, अभी 3.5 साल पुरानी घटना है, हैदराबाद पुलिस ने एक महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ 4 लोगों ने रेप किया और रेप के बाद उसको जिंदा जला दिया। उसकी अधजली लाश मिली। पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर लिया। वारदात स्थल पर रिक्रिएशन के लिए, सीन को रिक्रिएट करने के लिए लेके गई और मुठभेड़ में 4 को वहीं ढेर कर दिया। सुबह सुबह याद है हमको कि सुबह सुबह टीवी पर जब खबर आई तो एक अजीब किस्म का एक भाव आया। सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तरह की मुठभेड़ों को और हत्याओं को जनहित से नहीं जोड़ दिया गया है। कानपुर के विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी थी तब भी हमको अच्छा लगा था। तो क्या मान लिया जाए कि सब कुछ हमारे हाथ में आ गया है, हम जो चाहते हैं वो होने लगा है? या फिर क्या यह ध्वस्त होती आपराधिक न्याय प्रणाली की तरफ इशारा करता है? एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाने के बजाय अदालतों को हर तरह से लैस किया जाता, जेलों को अपराध मुक्त बनाकर ठीक किया जाता, और पुलिस के वेतन सुविधाओं में 2 4 गुनी वृद्धि क्यों नहीं की जाती है? अब मुख्यमंत्री योगी ने न्यायिक आयोग बना दिया है, SIT भी गठित कर दी है। उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि बांदा, हमीरपुर, कासगंज के ये लड़के कहाँ मिले, कैसे मिले, किसने इनको मिलवाया, किसने इनको फाइनेंस किया, और जो 2 पिस्तौल इस्तेमाल की गई, तुर्की मेड की पिस्तौल जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जाती है, कैसे इनको मिली? साधारण परिवार के ये बैकग्राउंड के लड़के हैं, पैसा आया कहाँ से? सब सवाल हैं जिनके जवाब जांच में मिलेंगे, मिलना चाहिए। और ये भी एक सवाल है कि भाई क्या किसी ने इनको ट्रेनिंग दी थी? वीडियो पर या न्यूज़ चैनल में जिस तरह से दिखाया है, जिस अंदाज में गोली चलाई गई है, तो क्या कोई ट्रेनिंग भी दी गई? क्या जय श्री राम का नारा लगाना है ये भी कहा गया था? ये सब सवाल हैं। या फिर ये मान लिया जाए कि इन तीनों लड़कों ने कोई सपना देखा था जिसमें ये देखा कि उन्हें इलाहाबाद के, प्रयागराज के किस होटल में रुकना है और अतीक को मारना है, अतीक को मार करके नाम कमाना है, पॉपुलर होना है। हो सकता है ये सपना देखा हो, और ये भी देखा हो कि उनके गृह नगर में वो लोग रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, आसमान से पुष्प वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है। कहीं ऐसा सपना तो नहीं देखा इन तीनों ने? बहरहाल आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में बेल आइकॉन के बटन पर ऑल का एक निशान आएगा, उसको ज़रूर दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये गुजारिश है, इल्तिजा है, निवेदन है, आग्रह है। अंत में एक वीडियो है छोटा सा, उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे पास सोशल मीडिया पर आया था, विज्ञापन नुमा लगता है, लेकिन देखना चाहिए। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, आइए दिखाते हैं यूपी का हाल, लेकिन जरा विज्ञापन स्टाइल में। वॉशिंग स्टाइल योगी का, वॉशिंग स्टाइल योगी का, गुंडों पे सख्ती योगी से आई, संगीन अपराध
सबकी पसंद है बाबा। वॉशिंग स्टाइल योगी का, वॉशिंग स्टाइल योगी का पापा। यूपी में योगी हो हर चिक चिक दूर करो, यूपी में योगी हो हर चिक चिक दूर करो।